हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए नवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस नए मॉडल पेपर के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस नए मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 42 से यहाँ पर 14 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 42 से यहाँ पर 14 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 56 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 42 से यहाँ पर 14 कैसे बना है। तो मेरे भाई 42 से यहाँ पर 14 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो 42 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 42 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। उसके बाद में मेरे भाई क्या किया गया है, इसी 42 की दोनों संख्याओं को आपस में एक बार गुणा किया गया है। यदि हम 42 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो 4 दूना के हो जाएगा 8। और यदि हम 6 और 8 को आपस में ऐड कर देंगे तो 6 और 8 मिलकर बन जाएगा 14। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 14 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 56 के अंदर है। और 56 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 56 की दोनों संख्याओं को एक बार आपस में ऐड कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 56 की दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे तो 5 और 6 मिलकर बन जाएगा 11। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक बार 56 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 56 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पंजे 30। और यदि हम 11 और 30 को आपस में जोड़ लेंगे तो 11 और 30 मिलकर बन जाएगा 41। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 41। अब हमें देखना है कि 41 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 41 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे पास सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 14 हैज 13 बराबर 9 लिखा है और 27 है 36 बराबर 18 लिखा है तो 46 हैज 31 बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 14 हैज 13 बराबर 9 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि 27
27 है 36 बराबर 18 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि 46 है 31 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 14 है 13 बराबर 9 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्या 14, उसके बाद में है हैज, फिर क्या है 13 और इसको लिखा गया है 9 कैसे। तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो 14 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 14 की दोनों संख्याओं को आपस में हम जोड़ लेंगे तो 1 और 4 मिलकर बन जाएगा 5। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया है, 13 की भी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 13 की यदि हम दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4। और मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर लिखा गया है 9, यानी कि 5 और 4 को आपस में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 9। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 9 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 27 है 36 बराबर 18 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है 27, उसके बाद में है हैज, फिर क्या है 36 और मेरे भाई इसके बराबर में लिखा गया है 18। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 27 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 7 मिलकर बन जाएगा 9। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 36 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। तो मेरे भाई 36 की दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 6 मिलकर बन जाएगा 9। और यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो 9 और 9 मिलकर बन जाएगा 18। और मेरे भाई 18 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 46 है 31 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि 46 है 31 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 46 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 46 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 6 मिलकर बन जाएगा 10। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 31 की दोनों संख्याओं को भी आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 31 की दोनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4। और यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दें तो 10 और 4 मिलकर बन जाएगा 14, यानी कि 46 है 31 बराबर लिखा जाएगा 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है 14 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 2, उसके बाद में 10, 10 के बाद में 40, 40 के बाद में 120, 120 के बाद में 240 और 240 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 2 से कितना बन रहा है 10। तो मेरे भाई 2 से 10 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इस 2 का क्या कर दें 5 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 5 दूना के 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 40। तो 10 से 40 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 10 का क्या कर दें 4 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 10 चौके
40 है। फिर देखिए 40 से कितना बन रहा है 120 है, तो 40 से 120 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 40 का क्या कर दें 3 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 120 है। फिर देखिए 120 से कितना बन रहा है 240 है, तो मेरे भाई 120 से 240 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 120 का क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 240 है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 240 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ है गुणा 5 के साथ में, फिर क्या हुआ है अगली संख्या का गुणा 4 के साथ में, फिर उसके बाद में क्या हुआ है अगली संख्या का गुणा हुआ है 3 के साथ में, फिर उससे अगली संख्या का गुणा हुआ है 2 के साथ में। यानी कि यहाँ पर संख्या चल रही है कंटिन्यू। देखिए पहले गुणा 5 के साथ में, उसके बाद में गुणा 4 के साथ में, उसके बाद में गुणा 3 के साथ में, उसके बाद में गुणा 2 के साथ में। अब 2 के बाद में क्या आएगा 1 आएगा, तो मेरे भाई 240 का हम क्या कर देंगे 1 के साथ में गुणा कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 240 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 240 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 240 है। और ये 240 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस साइंस मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने दी गई है 3 आकृति। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पहली आकृति में देखना है कि यहाँ पर संख्या 26 कैसे आई है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है दूसरी आकृति में कि यहाँ पर बीच में 26 कैसे आया है। फिर सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली आकृति में यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 26 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर 26 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इस 4 और इस 6 इन दोनों संख्याओं को आपस में किया गया है गुणा। यदि हम 4 और 6 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 चौका
24 है। और इस 24 के अंदर यदि हम इस तीसरी संख्या 2 को ऐड कर देंगे तो 24 और 2 मिलकर बन जाएगा 26 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 26 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरी आकृति में पता करेंगे कि सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 26 लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 3 और इस 4 इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो 3 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा 21। और मेरे भाई यदि हम इस 21 के अंदर इस तीसरी संख्या 5 को ऐड कर देंगे तो 21 और 5 मिलकर बन जाएगा 26। और ध्यान से देखिए 26 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम आसानी से बता देंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस 5 और इस 8 इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 और 8 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 पंजे 40। और मेरे भाई इस 40 के अंदर इस तीसरी संख्या को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तीसरी संख्या है 4, तो 40 के अंदर 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 40 और 4 मिलकर बन जाएगा 44। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 44। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 44 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 1 + 4 = 9 है और 2 + 8 = 18 है तथा 3 + 6 = 15 है तो 7 + 8 बराबर क्या होगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि 1 + 4 = 9 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 + 4 = 9 लिखा गया है कैसे। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई इस 1 को लिखा गया है ऐसे कि ऐसे, उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पर किया गया है प्लस, फिर क्या है 4। तो मेरे भाई इस 4 का क्या किया गया है, 2 गुना। 4 का 2 गुना कितना होता है 8 है। यदि हम 1 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9। और यहाँ पर देखिए 9 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि 2 + 8 = 18 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को लिखेंगे ऐसे कि ऐसे, उसके बाद में प्लस यहाँ पर कर देंगे प्लस, फिर क्या है मेरे भाई 8 का हम क्या कर देंगे 2 गुना। 8 का 2 गुना कितना होता है 16। यदि हम 2 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 18। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 18 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 + 6 = 15, ये सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई 3 को लिखेंगे ऐसे कि ऐसे, उसके बाद में प्लस यहाँ पर कर देंगे प्लस, फिर क्या है 6, तो इस 6 का हम क्या कर देंगे 2 गुना। 6 का 2 गुना कितना होता है 12 होता है। यदि हम 3 और 12 को आपस में ऐड कर देंगे तो 3 और 12 मिलकर बन जाएगा 15। और ध्यान से देखिए 15 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 7 + 8 बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को लिख देंगे ऐसे कि ऐसे, उसके बाद में प्लस यहाँ पर कर देंगे प्लस, फिर क्या है 8 का हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। 8 का 2 गुना कितना होता है 16 होता है। यदि हम 7 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 7 और 16 मिलकर बन जाएगा 23। यानी कि 7 + 8 बराबर लिखा जाएगा 23। और 23 ध्यान से देखिए हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था।
ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी है शाहजहां ने, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में डाक व्यवस्था शुरू हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कनिंग के कार्यकाल में, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में डाक व्यवस्था शुरू हुई थी। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि जनजातियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चकमा जनजाति अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए सभी को इस क्लास को कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए सिंधु घाटी से, ऑप्शन बी है पाषाण युग से, ऑप्शन सी है मौर्य काल से और ऑप्शन डी है गुप्त काल से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं पाषाण युग से संबंधित हैं। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए है केरल राज्य में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में और ऑप्शन डी है असम राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के केरल राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई शहर को, ऑप्शन बी है चेन्नई शहर को, ऑप्शन सी है बेंगलुरु शहर को और ऑप्शन डी है हैदराबाद शहर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बेंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है गंगा नदी पर है, ऑप्शन बी है यमुना नदी पर है, ऑप्शन सी है सतलुज नदी पर है और ऑप्शन डी है रावी नदी पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से किस राज्य में सूर्य मंदिर मोढेरा स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है बिहार राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुजरात राज्य में सूर्य मंदिर मोढेरा स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि निर्वात माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव नेत्र में नेत्रदान के समय नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना नेत्रदान में नेत्र के कोर्निया भाग का दान किया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है
कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ऑप्शन ए पेशीय ऊतक है, ऑप्शन बी है संयोजी ऊतक है, ऑप्शन सी है तंत्रिका ऊतक है और ऑप्शन डी है उपकला ऊतक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रक्त संयोजी प्रकार का ऊतक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रक्त है ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है वेबर। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।